वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल PSIR एकेडमी विद पूजा मैम। आज के इस कंप्लीट पॉलिटी में हम डिस्कस करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। 1833 का चार्टर एक्ट जिसे सेंट हेलेना एक्ट नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट में हम देखते हैं कि विलियम बेटिंग को इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया जाता है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन को समझते हैं। यह अधिनियम जिसमें पूरे भारत के शासन को केंद्रित कर दिया गया और पहली बार पूरे भारत का ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र केवल एक गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था उसके अंदर पॉलिटिकल यानी कि सिविल पावर और सैन्य शक्ति यानी कि आर्मी पावर दिया गया। दोनों का सेंट्रलाइजेशन किया गया जीजी के अंदर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर। इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी को आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व भी दिया गया। इस एक्ट के तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के नियंत्रण में आ गया और ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध कर दिया गया। मीन्स कि 1833 का यह जो चार्टर एक्ट है, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार करने आई थी उसके द्वारा ऑक्युपाई किए गए क्षेत्र को ब्रिटिश गवर्नमेंट या कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन का क्षेत्र माना गया और उसको एडमिनिस्ट्रेट करने की दी गई ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसके साथ साथ कंपनी का मुख्य ध्यान भारत पर शासन करने पर केंद्रित हो गया और अन्य ब्रिटिश व्यापारी चीन के साथ व्यापार में प्रवेश करने में सक्षम हो गए। मीन्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब ये कहा गया कि तुम एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट के रूप में काम करोगे और जो भी प्रशासनिक कार्य क्षेत्र हैं इंडिया में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया और व्यापार का जो एकाधिकार था उसे खत्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी से बाकी जो अन्य ब्रिटिश व्यापारी थे उनको दिया गया। ठीक है। और इस एक्ट के अंतर्गत चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया गया। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक मोनोपोली था उसको समाप्त कर दिया गया था और चाय और चीन का जो व्यापार था वो अभी भी जारी था। बट इस एक्ट के अंतर्गत जो चाय और चीन का व्यापार था उसे भी उस मोनोपोली को भी खत्म कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से, उस एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, इस अधिनियम के अंतर्गत सपरिषद गवर्नर जनरल को विशेष रूप से कानूनी परामर्श देने के लिए एक विधिक सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। मीन्स कि जो हमने लास्ट क्लास में देखा कि एक जीजी था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ 2 अदर मेंबर थे। इस तरह से गवर्नर जनरल इन काउंसिल का स्ट्रक्चर था। अब क्या हुआ, इसमें एक मेंबर और ऐड किया गया और इसे एक लीगल एडवाइजर के रूप में रखा गया। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया और इस लॉ कमीशन का जो अध्यक्ष था उसे लॉर्ड मैकाले को बनाया गया और बाकी एक जीजी प्लस 2 अदर मेंबर प्लस 1 लीगल एडवाइजर यानी कि लॉर्ड मैकाले। तो ये स्ट्रक्चर रह गया। इसी अधिनियम पहली बार कानून के संहिताकरण के लिए एक आयोग का गठन किया गया। इसके पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। तो इंडिया में पहली बार लॉज जो बनाए जा रहे थे, जो कानून बनाए जा रहे थे, जो विधि बनाई जा रही थी, उसको कोडिफाई किया जाना शुरू किया गया इस एक्ट के माध्यम से। नेक्स्ट, इस अधिनियम के
अंतर्गत मतलब 1833 के अधिनियम के अंतर्गत सब परिषद गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारतीय परिषद के लिए कानून बनाने का अधिकार तो दिया गया, लेकिन विशेष परिस्थिति में नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसे रद्द कर सकता था। तो जो जैसा कि मैं अभी स्ट्रक्चर बताई कि एक गवर्नर जनरल प्लस 2 अदर मेंबर और एक लीगल एडवाइजर, इस तरह से 4 काउंसिल 4 लोगों का एक काउंसिल बनाया गया और इसे संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। बट विशेष क्षेत्र में या विशेष परिस्थिति में इस कानून को डिनाई करने का, ठीक है, या फिर इसको रद्द करने का अधिकार दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। 1833 के इस अधिनियम के अंतर्गत सपरिषद गवर्नर जनरल यानी कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल के द्वारा पारित किए गए नियमों को अधिनियम की शब्दावली दी गई इस एक्ट के द्वारा। 1833 के इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। मतलब 1833 का यह एक्ट पहला ऐसा एक्ट है जब सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन एग्जाम की बात की गई, खुली प्रतियोगिता की बात की गई और योग्यता के आधार पर अपॉइंटमेंट शुरू करने का प्रयास किया गया। इस अधिनियम की धारा 87 में कहा गया कि धर्म, जाति, रंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कंपनी के अधीन पद धारण करने या फिर कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। तो 1833 का यह पहला अधिनियम था जब जाति, धर्म, रंग के आधार पर पद धारण करने से जो प्रतिबंध था उसको डिनाई कर दिया गया, उस पे कंट्रोल किया गया। हालांकि इस एक्ट के इस प्रोविजन को बाद में हम देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा डिनाई किया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस स्पेसिफिक प्रोविजन के खिलाफ थे जिसके वजह से इसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है बाद में। 1833 के इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी को भारत के शासन का ट्रस्टी बना दिया जाता है और अब यह शासन उसके पास केवल 20 वर्ष तक सुनिश्चित किया गया। मतलब 1833 के इस अधिनियम में एक ट्रस्ट के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी को रिप्रेजेंट किया गया और 20 साल के लिमिटेड टाइम तक उसको एक ट्रस्टी के रूप में रखा गया। इस अधिनियम में पहली बार पूरे भारत में एक ही बजट तैयार करने का अधिकार सपरिषद गवर्नर जनरल को दिया गया। ठीक है, मतलब 1833 का एक्ट पहला एक्ट था जब सभी लोगों ने मिलकर के, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर्स थे, सब परिषद गवर्नर जनरल के जो सदस्य थे, सभी लोगों ने मिलकर के एक सिंगल बजट बनाया इंडिया के लिए। नेक्स्ट, 1833 के इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। अतः 1843 में दास प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो 1833 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया कि दास प्रथा जो है इंडिया में, वो उसका विरोध किया गया, विरुद्ध उसके विधि विरुद्ध है, इनलीगल है, ये डिक्लेयर किया गया। फिर 1843 तक 1843 तक जाते जो सेलेवरी सिस्टम था इंडिया में उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह से इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जिसको हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस करा। इसी तरह के अन्य वीडियोस के लिए आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अन्य किसी टॉपिक पे या पर्टिकुलर इस वीडियो में या अदर किसी वीडियो में कुछ मॉडिफिकेशन आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।